हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा था डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इसमें हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब का सहारा लेकर के इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज को डिस्कवर किया हम लोगों ने, और प्रोटॉन जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज है इसको एक तरीके से डिस्कवर किया है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अभी तक हम लोग प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं किया, लेकिन हम लोग को पॉजिटिव चार्ज का आइडिया लग चुका है डिस्चार्ज ट्यूब का सहारा लेकर के। ओके, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो हमेशा गोल्डस्टीन, क्योंकि गोल्डस्टीन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज के अस्तित्व को बताया। ओके, नाम जो है रदरफर्ड ने दिया है प्रोटॉन, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ करके या फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके, वो आपके गोल्डस्टीन थे। इसीलिए क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन को। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे फिर से बैकग्राउंड फ्रेम बनाने की कोशिश करें, तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे भाई जिन्होंने एटम का एक तरीके से मॉडल रिप्रेजेंट किया था, वो थे आपके जॉन डाल्टन। और इन्होंने कुछ पॉइंट दिया था जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो उसमें एक पॉइंट इन्होंने बताया था कि जो एटम्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब क्या, जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। तो अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, ये सब एटॉमिक पार्टिकल चला मतलब एटम के अंदर अभी हम लोग झांक रहे हैं एक तरीके से। ओके, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे आपके जे थॉमसन। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से डिस्कवर किया, राइट। और इन्होंने ये प्रूफ भी किया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, फंडामेंटल चीज़ है, ये एटम के अंदर से निकल रहा है। ओके, और नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कैसे प्रूफ किया, तो डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके देखा ऊपर नीचे, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा करके देखा। तो क्या हो रहा था, आपका जो कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ, यानी नेगेटिव प्लेट से निकल करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जा रहा था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। उस बेसिस पे हम लोगों को पता चला कि ये नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि डाल्टन ने ऑलरेडी बता दिया था कि एटम क्या है आपका, न्यूट्रल है, तो जो गोल्डस्टीन थे उनको पता था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं। तो उस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थोड़ा बहुत चेंजिंग किया। और क्या क्या चेंजिंग किया ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। तो वहाँ से हम लोग को पता चला भाई कि एनोड से कैथोड की तरफ कुछ रेस जा रहे हैं जिसको हम लोगों ने एनोड रे बोला, राइट। और क्योंकि वो एनोड रे एक तरीके से क्या है, आयोन से मिलकर के बना हुआ है। और किस तरीके का आयोन्स, आयोन्स मैंने बताया पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, ये आपका पॉजिटिव आयोन्स है। ओके, और हाइड्रोजन का जब हम लोगों ने केस लिया तो उस केस में क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि एनोड से कैथोड की तरफ जो आपका फ्लो हो रहा है वो आयोन्स नहीं है, वो एक प्रोटॉन है, राइट। तो उस समय हम लोग कंफर्म नहीं थे, आज की डेट में हम लोग को पता है इस सब के बारे में, लेकिन उस जनरेशन में, उस सिचुएशन में अपने आप को रख करके देखिए ना कि उनको उतना कंफर्मेशन नहीं था, राइट। लेकिन इनको पता था कि पॉजिटिव चार्ज एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे भी प्रूफ करने के लिए कि पॉजिटिव चार्ज ही है, कैसे प्रूफ किया, तो अगेन वहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से लगा करके देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके देखा, तो ऑटोमेटिक क्या था, रे आपका एक तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा था, यानी आयोन्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो ये दो, यानी जो हम लोग का यहाँ पे दो चीज़ डिस्कवर हुआ है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इन दोनों का नॉलेज होने के बाद जे थॉमसन ने अपना क्या किया, एक मॉडल जारी किया जिसको हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे, वाटर लेमन मॉडल या फिर कहिए प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरा पूरा क्या है, इक्वली या फिर कहिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में। और जो इलेक्ट्रॉन है ये एक तरीके से एम्बेडेड है, कहीं कहीं आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एम्बेडेड। तो वही तारबूज का आप एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। लेकिन ये जो मॉडल है भाई, ये मॉडल अगेन आगे जाकर के फेल हो गया। कैसे फेल हो गया, तो क्योंकि वो जो आपका दौर था, यानी जो जनरेशन था, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक दो साइंटिस्ट एटम के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग एटम के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया, इसके पैरेलल में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनका जो एक तरीके से पॉइंट आ रहा था, जो भी उन्होंने एक तरीके से ऑब्जर्व किया, और वो चीज़ जब
इस मॉडल के साथ कंपेयर किया गया या फिर कहिए मैच करवाया गया तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था, राइट। यानी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके चलते ये मॉडल आपका फ्लॉप हो गया। कैसे फ्लॉप हो गया अभी आपको रीज़न समझ में आएगा। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है भाई, सीधे समझिए। आप अगर इलेक्ट्रिकल का सहारा लेकर के देखें तो मान लेते हैं ये आपका कुछ इस तरीके का सर्किट है, राइट। यहाँ पे मान लेते हैं 2 ओम है, यहाँ पे मान लेते हैं 4 ओम। अब सीधी सी बात है, इधर से जो करंट आएगा ये क्या होगा, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम है क्योंकि 2 ओम है, इधर 4 ओम, राइट। तो सीधी सी बात है, हम लोग को पता है कि इस ब्रांच में करंट ज़्यादा आएगा, लो रेजिस्टिव पाथ मिल रहा है, ओके। यानी इधर अगर मान लेते हैं I1 करंट आ रहा हो, इधर मान लेते हैं I2, तो सीधी सी बात है I1 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा I2 से। लेकिन मान लेते हैं इसी के पैरेलल में एक और आदमी है जो बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे यानी इस वाले ब्रांच में करंट जो होगा आपका कम आएगा और इस वाले ब्रांच में करंट आपका ज़्यादा आएगा। तो क्या हो गया, एक तरीके से मिसमैच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साइंस में कभी भी इस तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो भाई इसमें कोई झूठ बोलने वाली चीज़ नहीं है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा था, ये जो बता रहे थे, जो भी इन्होंने बताया अपना, ये चीज़ जो पैरेलल में और भी साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनके साथ मैच नहीं कर रहा था, ओके। और कैसे ये फेल हो गया मॉडल, ये भी आपको समझ में आएगा। तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे आपके, ये है आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ओके। तो अभी इनका पूरा पूरा अभी हम लोग स्टोरी समझेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में भाई हम लोग यहाँ पे एक तरीके से रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम लोग को यहाँ पे भाई कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पे समझना होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में, ये क्या होता है एक्चुअली। और इसको समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे टाइप्स ऑफ एटम को समझना होगा। एक्चुअल में हम लोग का 2 तरीके का एटम होता है, एक स्टेबल एटम और एक दूसरा आपका अनस्टेबल एटम। अब स्टेबल एटम किसको बोलेंगे, अनस्टेबल एटम किसको बोलेंगे, उसको समझने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। ऐसे इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, उसमें और भी हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में चले जाएंगे। हम लोग को आज के डेट में पता है भाई, जो एटम है, एटम के अंदर में जो आपका न्यूक्लियस होता है, इसको हम लोग प्लस से दिखाते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है एक तरीके से। क्यों, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन तो एक तरीके से इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं। इसका मतलब क्या, पूरा पूरा न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब हम लोग को ये भी पता है, कूलम्ब्स लॉ जो है उन्होंने बताया कि अगर आपके पास 2 चार्ज है, मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है Q2, तो ये 2 सिमिलर चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हमेशा रिपल्सन होगा। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम का एग्जाम्पल लें तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होंगे, सही बात है। इसका मतलब क्या, सोडियम का जो न्यूक्लियस होगा इसके अंदर इस तरीके का 11 प्रोटॉन भरा हुआ होगा, प्लस 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 प्लस, इस तरीके से मैंने दिखाया है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है भाई कि कूलम्ब्स लॉ ने बताया कि 2 पॉजिटिव चार्ज अगर सेम है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी एक तरीके से रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा इनके बीच में, सही बात है। तो अगर इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा तो सीधी सी बात है, ये न्यूक्लियस क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। इसका कोई स्पेसिफिक शेप बन ही नहीं पाएगा, समझ रहे बात को, ये तो टूट जाएगा ना, सब बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को यहाँ पे रिपेल कर रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ये हमेशा क्या है, अपने स्फेरिकल शेप में मेंटेन रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस न्यूक्लियस को इसके प्रॉपर शेप में रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से भी फोर्स लग रहा होगा, सही बात है। तभी तो बैलेंस बना होगा भाई। जैसे अगर हम लोग अपने बॉडी का एग्जांपल लें तो हम लोग के बॉडी का क्या है, एक तरीके से प्रेशर है जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, राइट। और बाहर में जो प्रेशर है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक तरीके से बैलेंस है, तभी तो हम लोग के हाथ में जो नस है, ठीक है, ये नस जैसे मान लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स यानी जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर ये ज़्यादा हो गया तो इस नस के ऊपर क्या करेगा, वो ज़्यादा दबाव डालेगा। और ज़्यादा दबाव डालेगा इसका मतलब क्या, आपका जो ब्लड फ्लो है वो एक तरीके से स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो इस केस में अभी के डेट में क्या है कि अंदर का जो ब्लड प्रेशर है और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दोनों क्या है, एक तरीके से बैलेंस है, ओके। इसलिए आपका ब्लड जो है ईजिली एक तरीके से इसके अंदर फ्लो हो पा रहा है। लेकिन वही अगर प्रेशर डिफरेंस आ गया ना, मान लेते हैं
अगर आप पहाड़ पे चले गए तो पहाड़ पे जाने मतलब हाइट इंक्रीज हो गया, हाइट इंक्रीज हो गया इसका मतलब क्या, वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका ये एक तरीके से कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया इसका मतलब क्या, इस नस के ऊपर जो बाहर से दबाव पड़ रहा था वो कम हो चुका है, और आपके अंदर का जो प्रेशर है, क्योंकि जो आपका हार्ट है यानी जो आपका दिल है ये क्या करता है, एक तरीके से पंप करता है ना ब्लड को, तो पंप कर रहा है इसका मतलब क्या है, उसका अपना एक प्रेशर होता है। तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो चुका है और आपके अंदर में यानी जो ब्लड के अंदर, सॉरी जो वेन के अंदर ब्लड फ्लो उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कि आपके नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर है, बैलेंस नहीं हो चुका है, अनइक्वल हो चुका है ना, तो आपके अंदर का जो ब्लड है वो नाक से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इस चीज़ को आप समझिए कि अगर न्यूक्लियस को यहाँ पे बैलेंस रखना है यानी इसके एक प्रॉपर शेप में इसको अपने आप को मेंटेन करके रखना है, तो सीधी सी बात है एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। तो हम लोग को यहाँ पे पता है कुछ नेचुरल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे इस यूनिवर्स में, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कोई भी बॉडी के अगर बॉडी है उसका अगर कोई मास है तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स अपना क्रिएट करता है, राइट। उसके बाद आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद आपका दो और फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरा होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस को बांधे हुए रखने के लिए यानी इसके प्रॉपर शेप और साइज को मेंटेन करके रखने के लिए हम लोग का ये दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स उस एटम पे लगता है जो अनस्टेबल होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उस एटम पे लगता है जो स्टेबल होता है। स्टेबल कहने का मतलब वैसे एटम को बोलते हैं जिसके अंदर का यानी अंदर में जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है और जो बाहर से आपका न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है, मतलब बैलेंस है। तो कभी भी ये न्यूक्लियस एक तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होगा या फिर डैमेज नहीं होगा। लेकिन अनस्टेबल में क्या होता है भाई, अनस्टेबल में अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर जो आपका रिपल्सन फोर्स लग रहा है ये बड़ा होता है यानी ग्रेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फोर्स। तो ऑटोमेटिक क्या है, ये न्यूक्लियस एक तरीके से स्प्लिट होना स्टार्ट करता है। स्प्लिट होने का मतलब क्या, अंदर में जो आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो बाहर कूदने लगता है, जंप करने लगता है। ओके, और आगे में थोड़ा सा 5-6 लेक्चर बाद, ठीक ना भाई, हम लोग को ये पता हो जाएगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए यानी जब मूव करता है तो वो एक तरीके से रेडिएशन इमिट करता है। ओके, या फिर कहिए एनर्जी एक तरीके से रिलीज करता है। इसको आप एनालॉगस लेके समझ सकते हैं भाई कि अगर आप दौड़ेंगे, दौड़ने का मतलब क्या है, आप एक तरीके से यहाँ पे मोशन में है, ठीक है। मोशन कहने का मतलब क्या है कि आपका एक वेलोसिटी है, ठीक है। अगर कोई बॉडी के पास अपना वेलोसिटी है इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेटेड बॉडी, ओके, मतलब इसमें एक्सेलरेशन है। और किसी भी बॉडी के पास अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब हुआ कि ये कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा या फिर कहीं इमिट करेगा। सीधी सी बात है, अगर आप दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे, इसका मतलब क्या, आपके अंदर वेलोसिटी है और आपका बॉडी एक्सेलरेटेड है। तो सीधी सी बात है भाई, जो भी आपने खाना पीना खाया वो धीरे 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 क्या होगा, वो जो कैलोरी है आपके बॉडी के अंदर वो बर्न हो रहा है, और बर्न हो रहा है, सीधी सी बात है कुछ समय बाद आपका वो एनर्जी खत्म हो जाएगा, आप थक जाइएगा और आप बैठ जाइए एक तरीके से। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और अगर वो मोशन में है तो इससे भी क्या निकलेगा, एनर्जी एक तरीके से निकलता है, और वही एनर्जी हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेडिएशन के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल काफ़ी स्मॉल है ना, खुद एटम अपने आप में स्मॉल है, एटम का पावर कितना है सोचिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ही साइज सोच लीजिए कितना होता है, 10⁻⁻15 पूरे न्यूक्लियस का। अब एक प्रोटॉन को अगर आप उठा करके देखते हैं तो प्रोटॉन का सोच लीजिए साइज कितना छोटा होगा, ओके। तो यहाँ से जो भी एनर्जी निकलेगा वो रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है, ओके। तो जो अनस्टेबल एटम होते हैं भाई उन्हीं को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी जैसे एग्जांपल हो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ओके। तो अगर आप थोरियम खरीद के लाइएगा, क्योंकि थोरियम भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो अगर आप थोरियम आज की डेट में मान लेते हैं 1 kg खरीद के लाते हैं ना, तो इसका एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग हाफ एज बोलते हैं। तो कुछ समय बाद, जैसा आज की डेट में अगर आप 1 kg खरीद के लाइएगा तो कुछ समय के बाद, ठीक ना भाई, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब इसको फिर से वेट कीजिएगा ना तो ये 1 kg नहीं रहेगा, 1 kg से कम हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मास हमेशा डिके होता है, मतलब घटते जाता है। क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक अपने आप इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो ब्रेक डाउन होते रहता है, इसके अंदर से जो है आपका ये टूटते रहता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिलीज होते रहता है, ठीक है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिलीज होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनर्जी एक तरीके से इमिट करता है, फिर रेडिएशन करता है, जिसको हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा के रूप में जानते हैं, ठीक है, ओके।
ये सब के ऊपर बात करेंगे। अब समझिए अल्फ़ा के ऊपर हम लोग का +2 चार्ज होता है, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, इस पर हम लोग डेप्थ में बात कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें, और ये तो चार्ज के ऊपर बता दिया मैंने, +2 चार्ज, बीटा के ऊपर -1 चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। अब अगर इसका वेट की बात करें यानी मास में बात करें तो सबसे भारी ये होता है, ठीक है, उसके बाद फिर ये, और ये तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है एक तरीके से। तो अब हम लोग सबसे पहले अपने इस डायग्राम को समझते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया है। आपके पास भाई एक सोर्स है ये, ठीक ना। सोर्स में क्या है, इसमें आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा हुआ है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, एक तरीके से स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिक होता है। इसको चलाने के लिए यानी यहाँ से रेडिएशन निकालने के लिए, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन रेज निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा। आपका यहाँ पे एक तरीके से रखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आपका ये रेड लाइन से दिखाया गया, ये एक तरीके से निकल रहा है, इस तरीके से इमिट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ पे हम लोग ने लीड प्लेट रखा हुआ है सेफ्टी के लिए। ओके, और ये हम लोग का मेन चीज़ है। ये जो आपका यू शेप का जो दिख रहा है ना, या फिर कहीं जो सेमी सर्कुलर या फिर कहीं सर्कुलर शेप का ये जो दिख रहा है, ये एक तरीके से आपका दीवाल है भाई, ठीक है। और ये दीवाल जो है कोटेड है, कोटेड किससे, फ्लोरोसेंट मटेरियल से, ठीक है ना। यानी इसके ऊपर कुछ भी हिट करेगा, छोटा छोटा पार्टिकल कुछ भी हिट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से ग्लो करता है, ठीक है ना। और ये बीच में हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, गोल्ड फॉयल रखा हुआ है, ठीक है ना, यानी सोने का बहुत ही पतला, ठीक है। पतला कहने का मतलब जैसे देखिए ये पेपर है, ठीक है, इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इसका थिकनेस क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है ना। लेकिन ये जो गोल्ड फॉयल है आपका, ये गोल्ड का जो शीट रखा हुआ है, ये बहुत 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 ज़्यादा एक तरीके से थिन है। कितना थिन है, तो इसका जो थिकनेस है भाई, ये जो थिकनेस है ये 2 एटम के बराबर है, ठीक है। एक एटम, ये 2 एटम, इतना थिक है एक तरीके से, मतलब बहुत ही पतला एक तरीके से ये शीट है। ओके, तो ये हम लोग का यहाँ पे पूरा पूरा सेटअप है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग कुछ ऐसे बोल सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे हीलियम का एग्जाम्पल लें तो हीलियम कैसे लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि हीलियम के एटम के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, इसमें आपका 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। ओके, और इसके बाहरी ऑर्बिट में क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो सीधी सी बात है आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम लोग को पता है भाई अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। +2 चार्ज इसके ऊपर कब आएगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, एक तरीके से इमिट कर देगा, फिर ये लूज कर देगा। तो अब क्या बचेगा इसके ऊपर, न्यूक्लियस तो आपका इसके अंदर 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन रहेगा, ये न्यूक्लियस हो गया। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आएगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन है इसमें, इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर रखा है, खो रखा है। ये कैसे बनता है सब हम लोग बात कर लेंगे भाई, ठीक है, स्पेशल लेक्चर में दे दूंगा आपको, ठीक है। एक्चुअली ये साइंस है आपका। तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। यानी ये न्यूक्लियस है, समझिए छोटा सा बॉल है, बहुत ही छोटा छोटा बॉल है, ठीक है ना, जिसके ऊपर ये चार्ज है, मतलब ये कहिए सीधे सीधे एक बॉल है जिसके ऊपर +2 चार्ज है, इसे को बोल रहे हैं अल्फा पार्टिकल। तो ये जो रे दिखाया मैंने यहाँ से, इस तरीके से अल्फा पार्टिकल बहुत सारा निकल रहा है, ठीक है। ये पूरा पूरा समझिए एक अल्फा पार्टिकल का रे है, जो कि इस पतले से गोल्ड फॉयल शीट के अंदर से होकर के निकल रहा है। ओके, देखिए भाई यहाँ पे मैंने बुक का भी फ़ोटो लगा दिया है ताकि आपको और भी बेटर तरीके से क्लैरिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ से आपका एक तरीके से अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होकर के ये सीधे सीधे गोल्ड फॉइल को हिट कर रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग सीधे सीधे रिप्रेजेंट करेंगे He, और इसके ऊपर +2, यानी छोटे छोटे बॉल्स के हैं, एक तरीके से इसको हिट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और यहाँ पे ये थिकनेस के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा, ये काफ़ी थिन है भाई। कितना इसका थिकनेस है, तो अगर आप 2 एटम को इस तरीके से देखेंगे जोड़ करके, तो इसके चलते जो भी थिकनेस आएगा ना, उतना थिन आपने एक तरीके से यहाँ पे गोल्ड फॉइल यूज़ किया। और यहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसमें ये प्रॉपर्टी होता है, इसको हथौड़ी से पीट पीट का काफ़ी ज़्यादा पतला कर सकता है। ओके, तो इतना थिन यहाँ पे हम लोगों ने रखा है। अब इस एक्सपेरिमेंट में भाई उन्होंने बहुत चीज़ ऑब्जर्व किया, क्या क्या, तो इसी चीज़ को यहाँ पे सिंपल वे में रखने के लिए ये वाला फ़ोटो दिखाया गया है। यहाँ पे जो ब्लू ब्लू कलर से दिखाया गया है ये आपका एटम है गोल्ड फॉइल का, यानी गोल्ड एटम है एक तरीके से। तो इन्होंने सबसे पहले देखा भाई ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है ये 99.9, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 99.9%, ठीक है ना,
ये पूरा पूरा स्ट्रेट निकल जा रहा था। और कैसे पता चला कि स्ट्रेट निकल रहा है? क्योंकि पीछे में हम लोगों ने इस तरीके का क्या कर रखा है, एक बाउंड्री लगा रखा है। और ये बाउंड्री क्योंकि भाई एक तरीके से कोटेड है फोटोग्राफिक प्लेट से, ठीक है ना। तो जब भी आपका ये छोटे छोटे पॉजिटिव बॉल, यहाँ पे मैं इजी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, जब इसको हिट करते थे तो ये एक तरीके से यहाँ यहाँ ग्लो करता था। जैसे सिंपल सी बात है भाई, रात में अगर आप पत्थर फेंकिएगा, गिट्टी फेंकिएगा ना रोड पे, तो कैसे स्पार्क करता है, चिंगारी निकलता है फ्रिक्शन के कारण। तो वही चीज़ है कि जब ये छोटे छोटे बॉल इसको जब क्रॉस करके इसको हिट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक तरीके से छोटे छोटे लुमिनस स्पॉट बन रहे थे, यानी एक तरीके से ग्लो कर रहा था। तो हम लोग को पता चला था इधर से जो भी हम लोग भेज रहे हैं, ये पूरा पूरा गोल्ड शीट को या फिर ये गोल्ड फॉइल को क्या कर रहा है, चीरते हुए इधर पीछे आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने देखा कि 99.9% जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल्स है ये सीधे सीधे पार हो जा रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से निकल जा रहा है। लेकिन इन्होंने कुछ ये भी देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल है जो एक तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या, ये स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ये कुछ एंगल डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ऐसे देख रहे हैं, यहाँ से होकर के ऐसे निकल जा रहा है। और बहुत ही रेयर यानी बहुत ही कम, वो पूरा पूरा क्या है, एक तरीके से 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। नहीं जैसे आपने भेजा वैसे ही एक तरीके से वापस आ रहा है। अब जैसे आपने भेजा वैसे ही वापस कैसे पता चलेगा? तो ये जो है ना भाई, इनके इसके पीछे भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इधर से जो आपका वापस आएगा रिटर्न होकर के, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इधर टकराएगा, तो उससे भी हम लोग को पता चल जाएगा। मतलब ये पूरा पूरा बाउंड्री आपका कवर है एक तरीके से, ठीक है ना। तो इधर भी आपका पता चल जाएगा अगर कोई पार हो रहा है। तो इधर जो हम लोग को दिख रहा था लुमिनस स्पॉट, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा था, ठीक है ना। लेकिन जो पीछे आपने लगा रखा है शीट, उसमें एक तरीके से कम दिख रहा था। तो उससे हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है कि 99.9 जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो पूरा पूरा सीधे निकल जा रहा है। बाकी जो है आपका कुछ डिफ्लेक्ट हो जा रहा है कम एंगल से, या फिर कहिए उससे भी कम, आपका पूरा पूरा 180 से डिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जा रहा है। मतलब जैसे आपने भेजा वैसे ही एक तरीके से वापस आ जा रहा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पॉज होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करेंगे भाई। देखिए, अभी अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको अगर फॉलो करके यहाँ पे जो भी हम लोगों ने देखा उसको अगर समझने की कोशिश करें, तो डाल्टन ने बताया था कि जो एटम है ये क्या है, अपने आप में सॉलिड है, और इसलिए इसको क्या बोला था, बॉल मॉडल बोला गया था, ठीक है ना। तो अगर ये सॉलिड होता भाई, तो सीधी सी बात है, ये जो आपने यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल एक तरीके से स्कैटर किया है, वो पूरा पूरा क्या हो जाता है आपका 100 का 100% क्या होता है, एटम से टकरा करके वापस आ जाता है, क्योंकि ये सॉलिड है, राइट। समझ रहे बात को? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये जो इन्होंने बताया ये पूरा पूरा गलत बताया। एटम जो है आपका कभी भी सॉलिड नहीं होता है, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया। अब अगर हम लोग जे थॉमसन जो कि आपका वाटर लेमन मॉडल या फिर कहिए प्लम पडिंग मॉडल दिया था उन्होंने, उनकी अगर बात करें, उन्होंने क्या बताया कि क्योंकि इनको पता चल गया था एटम के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मतलब इनको पॉजिटिव चार्ज यानी और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इनको आइडिया लग चुका था। तो इन्होंने अपना मॉडल दिया था इस तरीके से वाटर लेमन। तो इन्होंने क्या बोला भाई कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरा पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में, समझ गए। क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है भाई ये पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो सीधी सी बात है इसका जो लेयर होगा ना, यानी जो थिकनेस होगा, ये काफ़ी पतला होगा, ठीक है ना भाई। सीधी सी बात है भाई, एटम के अंदर अगर पूरा पूरा पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, और एटम अपने आप में बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो इसको चीर के चला जाएगा ना कोई भी चीज़, काफ़ी पतला है ना भाई। जैसे अगर ये कागज़ है, ठीक है, इसको समझिए कागज़ है, अगर आप इसको आप इधर से बंदूक मतलब माउज़र से भी या फिर कहिए कोई भी बुलेट से मारिएगा तो क्या होगा, आर पार हो जाएगा ना, इसमें छेद हो जाएगा, समझ गए, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया इन्होंने कि अगर यहाँ पे जे थॉमसन वाले मॉडल को एक तरीके से ऑब्जर्व करके देखें, तो उन्होंने जो बताया कि ये क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज पूरा पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल एक तरीके से यहाँ से हम लोगों ने डाला है भाई, ये पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए था, पार हो जाना चाहिए था, 100% का 100% क्या हो जाना चाहिए, पूरा आर पार हो जाना चाहिए, मतलब क्रॉस करके निकल जाना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, समझ रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ज़्यादातर है वो सीधे सीधे पार हो जा रहा है, ठीक है। ज़्यादातर पार होने का मतलब क्या, अगर पूरा का पूरा पार हो जाता है इसका मतलब क्या, हम लोग जे थॉमसन के मॉडल को एक तरीके से वेरीफाई करते हैं और वो एक मतलब सच मान लेते, ठीक है ना, कि हाँ ऐसा ही होता है एटम। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने देखा कि मतलब ये जो हीलियम पार्टिकल्स है, ठीक ना, या फिर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री वापस आ जा रहा है, या फिर कहिए कुछ एंगल से वापस हो जा रहा है, या फिर कहिए कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट
इनके दिमाग को थोड़ा सा मतलब घुमा दिया, ठीक है ना। अगर इस वाले मॉडल को देखें तो यहाँ पे तो भाई पूरा पूरा हीलियम पार्टिकल्स है, फिर जो अल्फा पार्टिकल पार हो जाना चाहिए, लेकिन इस केस में तो ऐसा हो नहीं रहा है ना। तो इस चीज़ ने जो जे थॉमसन का मॉडल था ना, इसको एक तरीके से गलत ठहरा दिया। इन्होंने क्या क्या एब्जॉर्ब किया? सबसे पहली बात कि जो एटम है भाई, ये देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी ज़्यादातर जो है आपका पूरा पूरा जैसे आया वैसे का वैसे ही निकल गया, ठीक है। अगला बोल रहा है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन लिखा हुआ है, फ्रैक्शन मतलब बहुत छोटा, ठीक है। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, यानी बहुत कम कम जो है कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से इधर भी डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे भी डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या बताया? अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू कहने का मतलब क्या? 20,000 में एक, ठीक है, 20,000 में एक, ठीक है ना। वो जो है पूरा का पूरा 180 डिग्री डिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, यानी जैसे आपने इसको भेजा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये जैसे गया आपका, ये पूरा पूरा जैसे आया वैसे ही वापस मुड़ करके आ गया, ठीक है ना। 20,000 में एक ऐसा हो रहा था, ओके। और ये चीज़ समझिए, जो हीलियम है भाई +2, ठीक है, इसको He लिखते हैं, He+2, ठीक है ना। ये आपका क्या है? काफ़ी छोटा बॉल है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड के एटम से, क्योंकि गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर उससे आप कंपेयर कीजिए ना, इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू हीलियम से, ओके, यानी भारी चीज़ है ये, ओके। तो समझिए इस चीज़ को कि बहुत ही कम 20,000 में एक जो है पूरा पूरा 180 डिग्री जो है बैक होकर के आ रहा है, टकरा करके बैक मतलब वापस आ जा रहा है। अब सीधी सी बात है भाई, अगर यहाँ से कोई भी चीज़ टकरा करके वापस आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है कुछ ना कुछ भारी चीज़ है, समझ गए बात को। भाई हीलियम से तो भारी ही होगा ना ये। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, एक्सीडेंट की बात करें, अगर ट्रक और बाइक में एक्सीडेंट हो और दोनों अगर काफ़ी स्पीड में आमने सामने आ रहे हो, ठीक है, ये मान लेते आपका ट्रक है, इधर से आपका ये बाइक है मान लेते, ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा तो ये बाइक वाला क्या होगा? बहुत दूर एक तरीके से फेंका जाएगा। तो वही चीज़ है कि इनको यहाँ पे ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि यहाँ पे यानी कुछ ना कुछ बहुत ही हैवी चीज़ है और बहुत ही डेंस चीज़ है, ठीक है ना, जिससे टकरा करके ये क्या हो रहा है? पूरा पूरा 180 डिग्री वापस लौट करके आ जा रहा है। तो ये चीज़ मतलब इतना कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद भाई अब इन्होंने कुछ यहाँ पे अपना खुद का पॉइंट दिया। क्या क्या पॉइंट दिया? सबसे पहले बताया इन्होंने, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब ज़्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो एक तरीके से खाली है। क्यों? रीज़न बताया इन्होंने कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे ज़्यादातर 99.9, ठीक है, वो क्या है? एक तरीके से अनडिफ्लेक्टेड होकर के वापस जैसे आ रहे थे इस तरीके से पार हो जा रहा है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया? अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सीधी सी बात है, ये जो अल्फा पार्टिकल ये क्या है? प्लस चार्ज है ना इसके ऊपर, और आपका जो न्यूक्लियस है, देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस, इसके ऊपर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस भी है और पॉजिटिव चार्ज इधर से जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में हम लोग को पता है आपका हमेशा क्या होता है? रिपल्सन होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? इधर से जब जाने की कोशिश तो ये अपने आप रिपेल कर देगा, मतलब धक्का देकर उसको ऐसे डिफ्लेक्ट करवा देगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू enormous repulsive force showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom। देखिए जे थॉमसन ने क्या बोला, जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा पूरा स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन इस चीज़ ने ये साबित कर दिया कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, जो हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन हो रहा है 10 डिग्री का या फिर 20 डिग्री का, वो रिपल्सिव फोर्स के कारण हो रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और आपका जो न्यूक्लियस है वो भी एक तरीके से पॉजिटिव है, ओके। तो वही लिखा हुआ है, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉमसन हैज पसंद। जो भी थॉमसन ने बोला था वो एक तरीके से फेल हो चुका है यहाँ पे, राइट। आगे पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, देखिए आगे क्या बोलता है, द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। अब इन्होंने क्या बताया, एक इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है भाई, जैसे यहाँ पे पूरा पूरा फैला हुआ था, तो इन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे एटम में फैला हुआ नहीं है, एटम मोस्टली खाली है। पॉजिटिव चार्ज जो है ये एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब एक ही जगह पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है।
ठीक है। अब एक ही जगह पूरा का पूरा प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेट, तभी तो ये हैवी हो जा रहा है और तभी तो एक तरीके से अल्फा पार्टिकल जब टकरा रहा है तो वापस एक तरीके से रिटर्न बैक हो जा रहा है। तो वही इन्होंने बोला द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल। ओके, तो इससे हम लोग को समझ में आया कि पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऐसे नहीं स्प्रेड होकर के एक ही पॉइंट पे ये पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये एक पॉइंट इन्होंने बताया। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया, देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ से पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा हो भाई, कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड सो दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अब ये जो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड, जिन्होंने इनका नाम दिया क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड, ठीक है ना। ओके, किस एक्सपेरिमेंट से, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो वही है कि इन्होंने कैलकुलेशन किया और इन्होंने बताया जो आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये काफ़ी स्मॉल है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। अब कैसे बताया, तो इन्होंने कैलकुलेशन करके बताया एक्चुअल एटम का साइज 10 का पावर माइनस 10 मीटर है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये आपका 10 का पावर माइनस 15 मीटर है, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो इन दोनों में यानी एटम जो है बड़ा है, एटम का साइज बड़ा है किसके, न्यूक्लियस के मुकाबले। कितना, तो ये आपका 10 का पावर माइनस 10 मीटर है और ये आपका 10 का पावर माइनस 15। इसका मतलब क्या, कितने का अंतर हो गया, 10 का पावर 5 का अंतर हो गया, ठीक है, 10 पे 15 पे, तो 10 का पावर 5, इसका मतलब कितना आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10 to लाख। इसका मतलब क्या कि 1 लाख गुना एटम जो है बड़ा है किससे, न्यूक्लियस से, या फिर कहिए 1 लाख गुना न्यूक्लियस जो है छोटा है किससे, एटम से, साइज में। ओके, तो ये इन्होंने बताया और इसका एक एनालॉगस दिया इन्होंने कि इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसको आप भाई समझिए कि एक क्रिकेट बॉल है यहाँ पे, ठीक है, ये बॉल है और ये पूरा का पूरा फील्ड है। तो फील्ड के सेंटर में एक क्रिकेट बॉल रखा हो, क्रिकेट बॉल सोचिए कितना छोटा होता है, ठीक है ना। तो इस क्रिकेट बॉल से इधर तक, ठीक है ना, ये पूरा पूरा जो रेडियस बनेगा ये 5 किलोमीटर का बनेगा। ओके, मतलब एक क्रिकेट बॉल रखा हुआ है सेंटर में, तो जो फील्ड है, फील्ड क्रिकेट बॉल से जो फील्ड का रेडियस बनेगा कितना, 5 किलोमीटर तक, यानी ये पूरा पूरा एटम हो गया और बीच में जो क्रिकेट बॉल रखा हुआ है क्या हो गया, एक तरीके से न्यूक्लियस हो गया। तो वही है, अ क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस देन द रेडियस ऑफ एटम वुड बी 5 किलोमीटर, यानी जो एटम का रेडियस होगा वो 5 किलोमीटर होगा। सोच लीजिए कितना बड़ा एक तरीके से एटम है और कितना छोटा एक तरीके से न्यूक्लियस है। अब आगे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ above observation and conclusion Rutherford poses the nuclear model of atom। अब इतना कुछ इन्होंने फाइंड आउट करने के कारण जो आपका ये मॉडल था जे थॉमसन का, ये फेल हो चुका है, गलत साबित हो गया। अब यहाँ पे रदरफोर्ड ने अपना खुद का क्या किया, एक तरीके से मॉडल एक तरीके से पेश किया, जिसको यहाँ पे क्या बोला गया है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था, राइट। तो अभी के लिए आप इस फोटो को समझ सकते हैं, आपका यहाँ पे न्यूक्लियस दिखा दिया गया है जो कि पॉजिटिव चार्ज है पूरा पूरा, और इधर आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पूरा का पूरा एटम क्या है, बाकी का खाली है। अब आगे पढ़ते हैं, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वॉज डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। मतलब जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मास है, मास क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, मास भी कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है एक ही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे क्यों हम लोग मास को बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपका हीलियम आ रहा था, ठीक है, यानी अल्फा पार्टिकल जो आ रहा था भाई यहीं से डिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है ना, और अल्फा पार्टिकल जो है आपका He⁻², ये भी अपने आप में क्या है, एक तरीके से भारी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपका 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है एक तरीके से, तो ये अपने आप में काफ़ी हैवी है एक तरीके से, ठीक है ना। अब आप बोलिए ऐसे कैसे हैवी है, भाई आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आकर देखिए ना, इसको आप इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कीजिए, प्रोटॉन से कंपेयर कीजिए, तो अपने आप में बहुत भारी है एक तरीके से, ठीक है ना। तो इतना भारी चीज़ भी क्या है, अंदर से टकरा करके वापस आ जा रहा है, इसका मतलब क्या, यहीं पे पूरा पूरा एटम का मास है, क्योंकि इधर से इधर से इधर से सब क्या हो जा रहा है आपका, ये पार हो जा रहा है, चीरते हुए पार हो जाए, इसका मतलब क्या, इधर कोई भी चीज़ भारी चीज़ है ही नहीं, इधर पूरा खोखला है। ओके, तो वही है, दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड, मतलब इसलिए बोलता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड, ठीक है। सेकंड लाइन क्या बोलता है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियस जो है आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, ठीक है, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट
मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब इन्होंने ये भी बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ है और ये घूम रहा है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। अब यही चीज़, ये जो इन्होंने बताया ना, यही चीज़ आगे चल करके इनके मॉडल को फेल कर देता है, ठीक है ना। कैसे फेल करता है अभी आपको समझ में आएगा। दस रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम रिसेंबल द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्ले ए रोल एज अ सन। अब देखिए, ये जो आपका एटम है, ठीक है ना, क्योंकि उस जनरेशन में आप देखिए भाई, जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा ना, तो हिस्ट्री में स्टार्टिंग के टाइम में जैसे कोई भी लाइटनिंग होता है या फिर कहिए मतलब जो भी धर्म ये सब का जो शुरुआत हुआ ना, वो एक डर के कारण हुआ, ठीक है ना। क्योंकि पहले जैसे आंधी तूफान आना या फिर बारिश होना या फिर कहिए बिजली, ये सब बादल गरजना, ये सब, ठीक है ना, जो भी आपका नेचुरल डिजास्टर होता था तो उससे लोग डरते थे। और डरने के कारण ही उन्होंने पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे नदी का पूजा करना, पेड़ का पूजा करना, आसमान का पूजा करना, चंद्रमा का पूजा करना, धरती का पूजा करना, ओके, ताकि नेचर जो है, हम लोग इंसानों से नाराज ना हो। और सीधी सी बात है, जब वो नाराज नहीं होंगे तो इस तरीके का कभी भी डिजास्टर नहीं आएगा, ऐसा वो सोचते थे। उनको नहीं पता था पहले कि अर्थ जो है एक तरीके से गोल गोल घूम रहा है सन के चारों ओर, यहाँ पे टाइड क्यों आ रहा है या फिर कहिए बारिश क्यों होता है, कैसे आपका क्लाइमेट चेंज होता है, हवा कैसे बहता है, ये सब कुछ नहीं पता था, साइंस का कुछ नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो उस तरीके से उन्होंने एक तरीके से स्टार्टिंग से ही पूजा पाठ करना स्टार्ट किया। तो अभी 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी चल रहा है भाई आपका, तो उस जनरेशन में भी हम लोग का क्या है, इतना साइंस डेवलपमेंट, तो इन्होंने क्या किया, सोलर सिस्टम का पूरा पूरा एनालॉगस दे दिया कि सोलर सिस्टम में क्या है, सन आपका एक तरीके से सेंटर में है और इसके चारों ओर यानी जो आपका ऑर्बिट है, इसमें क्या है, आपके प्लैनेट्स एक तरीके से घूम रहे हैं। आपका अर्थ हो गया, ये आपका सन हो गया। तो यही सेम चीज़ आपके एटम के अंदर भी तो है, न्यूक्लियस ऐसा सन की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है। तो ये पॉइंट इन्होंने मेंशन किया। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, तो इसके चलते क्या है, दोनों अट्रैक्टेड रहता है, ठीक है, हमेशा बंधा हुआ है। तो इतना सारा पॉइंट बताया। अब हम लोग ड्रॉबैक पढ़ेंगे, लेकिन ड्रॉबैक पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग फिर से इधर वाला थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बुक पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है भाई। देखिए क्या बोलता है, रदरफोर्ड मतलब ये एक बहुत ही अमीर साइंटिस्ट थे भाई, ठीक है ना, और इनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे कलीग थे, ओके। और सीधी सी बात है, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल कैसे इसको किया जाता है उसका मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप में, उसको आप देख लीजिएगा यूट्यूब में, तब समझ में आएगा कि वो कितना मतलब मुश्किल था एक तरीके से, ठीक है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी ज़्यादा खर्चीला एक्सपेरिमेंट है। तो ये काफ़ी अमीर थे और इनके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे कॉलीग थे, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर के ये एक्सपेरिमेंट एक तरीके से किया। बम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल, मतलब इसके ऊपर बौछार किया किसका, अल्फा पार्टिकल का। रदरफोर्ड फेमस अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से पढ़ते हैं, फिगर हम लोगों ने ऑलरेडी समझ रखा है। देखिए बोलता है, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट अ थिन फॉइल, थिकनेस बता दी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 नैनोमीटर। सोच लीजिए कितना नैनो में 10⁻⁹ समझ गए, तो बहुत थिन था ये, ऑफ अ गोल्ड मेटल। द थिन गोल्ड फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन, मतलब पीछे में जो आपका ये ये बाउंड्री लगा हुआ है उसके बारे में बता रहा है। Screen around it, whenever alpha particle struck the screen, a teeny flash of light was produced at that point। इधर मतलब ये सब जो ऐसे ऐसे दिया ना क्रॉस क्रॉस करके, ये सब क्या है, आपका फ्लैश है, एक तरीके से फ्लैश लाइट की तरह काम कर रहा है जब हिट करता है अल्फा पार्टिकल। द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वेयर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो रिजल्ट देखने को मिला वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पीछे से जो हम लोग को एटॉमिक मॉडल मिला था जे थॉमसन का, डाल्टन का, उस हिसाब से कंपेयर किया तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हम लोगों को देखने को मिला। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, अभी जस्ट मैंने आपको कंपेयर करके बताया, थॉमसन मॉडल के साथ कंपेयर करें, क्योंकि यही उस समय क्या था, लेटेस्ट में था, आपका नया मॉडल था ये। द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर एटम, मतलब थॉमसन ने बोला कि जो भी आपका मास है यानी जो पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पूरा एटम एक तरीके से क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, लेकिन an alpha particle had enough energy to pass directly through such a uniform distribution of mass, it was expected that, मतलब ऐसा हम लोग को, मतलब सीधी सी बात है, इसको पढ़ दिया कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, ये वही सब लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इनका फेल कैसे हो गया। देखिए भाई, अभी हम लोग का यहाँ से ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल या फिर कहिए फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल चल रहा है, ठीक है, कैसे एक तरीके से फेल हो गया। सबसे पहला इन्होंने जो बताया कि
बीच में आपका एक तरीके से न्यूक्लियस है, सही बात है, आज की डेट में भी हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसी के पैरेलल में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैक्सवेल, ओके। और इसको अगर हम लोग नॉर्मल दिखाएं, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या एक तरीके से आपका नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो मैक्सवेल एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है भाई, ठीक है ना। जितना भी आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, या फिर कहिए आपका जो इलेक्ट्रोडायनेमिक हो गया, मतलब जो भी है, मतलब काफ़ी बड़े साइंटिस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ओके। तो इनको काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज था किसके बारे में, चार्ज के बारे में। तो अभी यहाँ पे जो रदरफर्ड ने बताया, देखिए भाई, यहाँ से हम लोग बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफर्ड मॉडल, या फिर कहिए फेलियर ऑफ रदरफर्ड मॉडल, कैसे ये फेल हो गया। तो अभी जो इन्होंने बताया कि जो एटम है ये एक तरीके से हमारे सोलर सिस्टम की तरह है, सन के चारों ओर प्लैनेट्स के अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसी तरीके से ये जो आपका न्यूक्लियस है इसके चारों ओर क्या अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है ना। इन्होंने बताया, सही बात है। लेकिन मैक्सवेल क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते थे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही आ जाता है, ठीक है ना भाई। ओके, तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे अपने थ्योरी दिए हुए थे किसके ऊपर, किसके रिगार्डिंग, चार्ज के रिगार्डिंग, ओके। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, किसने बताया, रदरफर्ड ने बताया, ठीक है ना भाई। और इनको भी चार्ज के बारे में नॉलेज है, क्योंकि अगर ये साइंटिस्ट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर होता ही क्या है, पूरा पूरा चार्ज के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ रहे बात को। इलेक्ट्रॉनिक तो है पूरा पूरा करंट आपका, ओके। तो इनका जो थ्योरी था एक चार्ज के रिगार्डिंग, और इन्होंने जो बताया इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये दोनों मैच नहीं कर रहा था। जैसा भी आपको एनालॉगस दिया ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अगर कोई पैरेलल सर्किट है, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि करंट जो होगा मैक्सिमम फ्लो होगा लो रेजिस्टिव पाथ में, और आप बोल रहे हैं कि नहीं करंट जो फ्लो होता है मैक्सिमम फ्लो होता है हाई रेजिस्टिव पाथ में, दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसमैच हो जा रहा है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को थ्योरी पढ़ना होगा। देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। बोल रहा है, एज यू हैव लर्न अबव, रदरफर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इज लाइक अ स्मॉल स्केल, मतलब छोटे पैमाने पे सोलर सिस्टम की तरह दिखाया गया है, विद द न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ द मैसिव सन एंड द इलेक्ट्रॉन बीइंग सिमिलर टू द लाइटर प्लैनेट। मतलब जो न्यूक्लियस है वो छोटे से सन की तरह एक्ट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो छोटे छोटे प्लैनेट्स की तरह एक्ट कर रहा है, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो। अब सीधी सी बात है भाई, बोल रहा है व्हेन द क्लासिकल मैकेनिक्स इज अप्लाई टू द सोलर सिस्टम, it's so that the planet describe well defined orbit around the sun, ग्रेविटेशनल, मतलब घूमने का रीजन यहाँ पे बता दीजिए। जो फोर्स होता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपका, F बराबर जी, जिसका कांस्टेंट वैल्यू होता है m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, अपने प्लानट के लिए यूज़ करते हैं, ओके। मतलब ये सन हो गया, और इसके ऑर्बिट में ये आपका प्लानट घूम रहा है, अर्थ, राइट। तो इनके बीच में एक तरीके से यहाँ पे क्या है, पुल लगा हुआ ना, ग्रेविटेशनल, ये हमेशा खींच रहा है इस अपने तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओके। तो अभी इस चीज़ को अगर हम लोग अपने यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये अपने आप में सन की तरह एक्ट कर रहा है, और ये अपने आप में एक प्लैनेट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ बताया, जैसे ये फॉर्मूला आपने डिफाइन किया ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी डिफाइन किया गया। कूलम्ब्स लॉ ने बताया भाई इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स ऑफ, मतलब कूलम्ब्स लॉ ने दो लॉ बताया है। फर्स्ट लॉ बताया कि सेम चार्ज अगर होगा तो रिपल्सन होगा वहाँ पे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और अगर अपोजिट चार्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स होगा। लेकिन जो इन्होंने सेकंड लाइन बताया, मतलब जो इनका सेकंड लॉ था, सीधी सी बात है भाई, अगर अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है तो कितने फोर्स से रिपेल करेगा वो, ये भी तो पता होना चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी तो पता होना चाहिए। तो इन्होंने सेकंड लाइन में यही बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, या फिर कहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के ऊपर, यानी Q1 Q2, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इनके ऊपर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर। और जब हम लोग इसको हटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग का एक कांस्टेंट आ जाता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 4 पाई, यहाँ पे एप्सिलॉन जो भी है, ठीक है।
तो इन्होंने ये भी बताया कि जैसे यहाँ पे ये फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे भी देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। फोर्स जो है प्रोडक्ट है ये दोनों बॉडी के ऊपर, यहाँ पे भी देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन प्रोडक्ट है दोनों बॉडी के चार्ज के ऊपर। ओके, तो ये चीज़ बताया इन्होंने। यहाँ पे पढ़ते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लानट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ये वेयर m1 m2, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, द थ्योरी कैन ऑल्सो कैलकुलेट प्रिसाइजली द प्लानिटरी ऑर्बिट, मतलब इसी से हम लोग ये मतलब वही सब है, बेसिक साइंस है भाई। आगे पढ़ते हैं, सिमिलरली बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट दैट द इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब ये भाई मतलब यहाँ पे अब कुलम्स लॉ, मतलब जैसे यहाँ पे दिखाएगा ना इस तरीके से एक्सप्लेन करिए, यहाँ पे वही पता है, कुलम्स लॉ को एक तरीके से इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ से पढ़ता हूँ, द कुलम्स फोर द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड के इज द वही है कांस्टेंट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज मैथमेटिकली सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा था उसी तरीके से यहाँ पे भी लग रहा है, दोनों सेम सेम हो रहा है। हाउएवर व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन एन ऑर्बिट इट अंडरगोज एक्सेलरेशन इवन if it is moving with a constant speed in an orbit because of the changing direction। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम लोग अपने सोलर सिस्टम की बात करें यहाँ पे, तो ये बॉडी के एक तरीके से मोशन में है, और मोशन में क्योंकि भाई ये गोल गोल घूम रहा है, भले ही इसका स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शन मेंशन करना होता है, और स्पीड क्या एक स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, समझिए बात को। इसका ऑर्बिट के अंदर भले ही स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर एक इंस्टेंट में चेंज होते रह रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, किसी भी बॉडी का स्पीड अगर कॉन्स्टेंट है लेकिन उसका डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, स्पीड और डायरेक्शन जहाँ पे भी हो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, स्पीड कांस्टेंट क्यों ना हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या, वेलोसिटी क्या एक तरीके से चेंजिंग है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी अगर कहीं पे भी चेंज हो रहा है बॉडी का, इसका मतलब क्या, इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है। ओके, यानी क्या है, ये एक्सेलरेटेड बॉडी है। ओके, तो वही चीज़ बताए इस लाइन ने, एक्सेलरेशन इज इवन, मतलब वही है भाई, कांस्टेंट स्पीड होते हुए क्या है, इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है ना, तो ये एक्सेलरेटेड बॉडी एक तरीके से। सो एंड अब इसी चीज़ को आप यहाँ पे भी कंसिडर कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भले ही अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, लेकिन इसका हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, सीधी सी बात है, ये भी क्या है, एक एक्सेलरेटेड बॉडी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, इन्होंने क्या बताया, द चार्ज पार्टिकल, देखिए ये अर्थ जो है ये चार्ज नहीं है, चार्ज पार्टिकल नहीं है, समझ गए बात को, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्या है, ये चार्ज पार्टिकल है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, चार्ज पार्टिकल है, ये अनचार्ज पार्टिकल है। तो इन्होंने क्या बोला, मैक्सवेल ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू द, ये बुक देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड, मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा, शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब वो रेडिएशन एक तरीके से निकालता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, जब वो न्यूक्लियस से ब्रेक करेगा, यानी न्यूक्लियस जब उसका स्प्लिट होता है तो वो क्या एक तरीके से एक्सेलरेटेड मोड में है ना। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, क्योंकि वो भाई प्रोटॉन जब निकलेगा न्यूक्लियस से, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और वो एक्सेलरेटेड है, तो क्या करेगा, अपने साथ एनर्जी इमिट करता है। तो वही लाइन लिखा हुआ है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोड में हो तो वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरीके से इमिट करता है। दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट क्या है आपका, अनचार्ज है, प्लैनेट में ये चीज़ नहीं लागू होता है, ठीक है ना। देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल इमिट रेडिएशन, सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है गोल गोल कांस्टेंट स्पीड पे, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेटेड है, तो सीधी सी बात है, हमेशा क्या करेगा, ये एक तरीके से एनर्जी यानी रेडिएट करेगा, इमिट करेगा। द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। अब सीधी सी बात है, ये जो एनर्जी निकल रहा है, जो भी आपका रेडिएशन निकल रहा है भाई, ठीक है ना, द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। देखिए क्या बोला, ये अगर गोल गोल घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, वेलोसिटी चेंजिंग हो रहा है हमेशा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसके कारण ये क्या है, एक्सेलरेटेड बॉडी बोल रहे हैं इसको, एक्सेलरेटेड बॉडी है, इसका मतलब क्या, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो हमेशा क्या हुआ एक तरीके से, ये एनर्जी एक तरीके से, एनर्जी बोलिए फिर रेडिएशन बोलिए, कुछ बोलिए,
ये एक तरीके से इमिट करेगा। और अगर ये एनर्जी इमिट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आएगा, एनर्जी इमिट करने का मतलब क्या है, ये थकते जाएगा। थकने का मतलब क्या है, इसका ऑर्बिट जो होगा छोटा होता है, मतलब श्रिंक होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। छोटा होने का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस के करीब आते जाएगा, इस तरीके से करीब आते आते, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा, यानी न्यूक्लियस अपने अंदर खींच लेगा, यानी ये एटम एक तरीके से अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वही लाइन लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब इसके अंदर से एनर्जी निकलते जा रहा, सीधी सी बात है भाई, आप दौड़ते जाइएगा तो धीरे धीरे आपका स्पीड कम होगा ना, एक ऐसा समय आएगा जब आप रुक जाइएगा, आपका सांस फूल जाएगा, थम जाइएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया कि इसका जो ऑर्बिट है वो श्रिंक होना लगता है। ठीक है ना, कैलकुलेशन शो दैट इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड टू स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस, यानी इतने छोटे से समय 10⁻⁸ सेकेंड में ही ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से जाकर के कोलाइड कर जाएगा। बट दिस डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, आज की डेट में हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन तो आपका गोल गोल घूमते ही रहता है, समझ गए बात को। दस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, मतलब एटम एक स्टेबल है, इस चीज़ को इन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक है, इफ़ द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स, जैसे इन्होंने क्या लिया, ऊपर वाला सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम किस में बताया गया है, क्लासिकल मैकेनिक्स में। ठीक ना भाई, तो वही चीज़, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सीधी सी बात है, क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दोनों थ्योरी मैच नहीं कर रहा ना, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है ना, अलग चीज़ हो गया यहाँ पे, जैसे मैंने सर्किट का एग्जांपल देकर के आपको समझाया, वो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। यू मे आस्क दैट सिंस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम, देन वाई नॉट कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज ए स्टेशनरी। अब सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे देखिए क्या बोला इन्होंने, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, देखिए क्या बोला, if the motion of an electron is described on the basis of classical mechanics and electromagnetic theory, you may ask that since the motion of electron is in orbit is leading to the instability, then why not consider electron as a stationary। जैसे यहाँ पे बोला कि अभी हम लोगों ने ऐसा इमेजिन किया कि इलेक्ट्रॉन अगर एक गोल गोल घूम रहा है तो एक ऐसा समय आएगा या आकर के इससे कोलाइड हो जाएगा, इसके चलते आप ये बता रहे हैं कि ये अनस्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी को आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह कहीं ना कहीं फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हम लोग मान के चल सकते। तो इसके पीछे भी इन्होंने रीज़न बताया, क्या बताया, इफ़ द इलेक्ट्रॉन वेयर स्टेशनरी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द डेंस न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे मॉडल कुछ इस तरीके का है ना, ये काफ़ी, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जैसे सोडियम का एग्जांपल लीजिए ना, इसके न्यूक्लियस में कितना होगा, 11 प्रोटॉन होगा एक तरीके से, समझ गए बात को। ओके, तो वही है कि काफ़ी डेंस है और पॉजिटिव चार्ज, अगर ये रुका हुआ है ना, तो सीधी सी बात है, इनके बीच में हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द डेंस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वुड पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस टू फॉर्म मिनिएचर वर्जन ऑफ द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। अगर ऐसा होगा, रुका हुआ, तो इसको खींच लेगा अपने अंदर। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से अगेन क्या है, कोलाइड कर जाएगा, एटम आपका स्टेबल नहीं रह पाएगा। अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट से नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। मतलब क्यों फेल हो गया, तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इसको एक तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटर तरीके से। और अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो इसका एक तरीके से एनर्जी जो है इसके पास वो तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, तो ये भी इन्होंने नहीं बता पाया। ठीक ना, तो इसके चलते फेल हो गया भाई। देखिए भाई, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये ज़रूरी है। ओके, पहले हम लोग यहाँ पे अपने एटम पे आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सोलर सिस्टम पे शिफ्ट होंगे। एटम में आपको पता है ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मान लेते हैं आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मान लेते हैं सेकंड ऑर्बिट है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग बाहरी वाले ऑर्बिट पे काम करते हैं, फेस वाले किसी भी ऑर्बिट पे काम करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है। तो सीधी सी बात है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा एक दूसरे के, देखिए भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये ज़रूरी है समझना। सबसे पहले हम लोग सोलर सिस्टम में देखते हैं कि सोलर सिस्टम में कैसे अर्थ और सन, इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी बना हुआ है, यानी अर्थ जो है कैसे अपने ऑर्बिट में ही गोल गोल घूमते रहता है, ये सन से आकर के टकरा क्यों नहीं जाता है। तो सन क्योंकि बहुत बड़ा है साइज़ में अर्थ के मुकाबले, तो हमेशा क्या करेगा, सन जो है अर्थ को अपने तरफ खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वालिटी होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा मास होगा भाई उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी जस्ट फार्मूला आपने देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, m1 और m2, मतलब मास ऑफ बोथ बॉडी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो
इधर की तरफ खींचेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को अर्थ जो है डिफरेंट वे में यूज़ कर लेता है। कैसे? अभी जो मैंने आपको लाइन बताया कि ये अर्थ अगर मोशन में है, मोशन मतलब क्या है, इसके पास अपना कुछ ना कुछ स्पीड है, लेकिन ये क्योंकि एक फिक्स ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड वर्ड ना यूज़ करके हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी है इसके पास अपना। और ये वेलोसिटी क्या है, हमेशा चेंजिंग नेचर का है, क्योंकि हमेशा इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, भले स्पीड कांस्टेंट क्यों ना। तो वेलोसिटी अगर जहाँ पे भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये बॉडी क्या है, अपने आप में एक्सेलरेटेड है। और अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड होता है भाई, जैसे अगर मैं बाइक का एग्जांपल दूं, तो बाइक के एग्जांपल में अगर आप एक्सेलरेशन देते हैं, इसका मतलब क्या, आपके बाइक के इंजन में पेट्रोल बर्न हो रहा है ना, बर्न हो रहा है, इसका मतलब क्या, आप वहाँ पे एनर्जी एक तरीके से बर्न कर रहे हैं। समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी चेंजिंग वेलोसिटी में, इसका मतलब क्या, वो बॉडी एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड है इसका मतलब क्या, इसके पास हमेशा एक एनर्जी मिलते जा रहा है, मतलब इसको एक ताकत मिलते जा रहा है हमेशा, तभी ये एक तरीके से क्या है, एक्सेलरेटेड मोड में है। ओके, तो ये ताकत कहाँ से मिलता है? ओके, तो ये जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है ना, ये जो खींच रहा है अपने तरफ, यही फोर्स एक तरीके से ये अर्थ यूज़ करता है अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँ, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन में घुमाना हो, तो उसको घुमाने के लिए फोर्स लगता है भाई। जैसे देखिए, अगर ये मेरा फिंगर है, ठीक है ना, देखिए मेरे पास अभी कुछ है नहीं वैसा, लेकिन आप इमेजिन कीजिए ना, आपके हाथ में एक धागा है और धागा में आपने कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, मान लो छोटा सा ये पत्थर है, इसमें आपने धागा बांध रखा है, ठीक है, आपने यहाँ पे हाथ से इसको पकड़ करके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं इसको, ठीक ना। तो ये आपका कुछ इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है। ओके, और यहाँ पे आप खड़े हैं एक तरीके से, हाथ ये आपका हाथ में ऐसे गोल गोल लेके घुमा रहे हैं। तो जब इसको आप घुमाइएगा ना भाई, तो हमेशा फील कीजिएगा कि आप एक अपने हाथ से हमेशा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ। आपके हाथ से आपका हमेशा फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है ना भाई। आप अपने हाथ से इसको हमेशा खींचते हुए रखेंगे, तभी ये अपने इस मोशन में, फिर ये सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहता है। तो इस अर्थ को भी गोल गोल घूमने के लिए यहाँ पे अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे जो ये आपका ये दो फोर्स लग रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को ये क्या करता है, यूज़ करता है एज अ सेंट्रीपीटल फोर्स के रूप में। क्योंकि भाई इसको घूमने के लिए हमेशा क्या है, एक्सेलरेटेड बॉडी कहने का मतलब क्या, इसको हमेशा एनर्जी चाहिए। तो यही फोर्स क्या कर रहा है एक तरीके से, ये इंटरनल फोर्स, अगर ये गोल गोल नहीं ना घूमेगा, तो ये जो इंटरनल फोर्स है, जिसको हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं, ये फोर्स इसको खींच लेगा, ये दोनों टकरा जाएगा, ठीक है ना भाई, समझ गया। लेकिन यहाँ पे इस फोर्स को क्या कर रहा है, ये अपने गोल गोल घूमने में, यानी अपने ऑर्बिट में एक तरीके से गोल गोल घूमने में एक तरीके से कंज्यूम कर ले रहा, ठीक है ना। तो समझिए कि इसको ताकत कहाँ से मिल रही है, एक्सेलरेटेड बॉडी कैसे है, क्योंकि एक्सेलरेशन जहाँ पे भी होगा तो उसको ताकत चाहिए। तो ये अपने ग्रेविटेशनल पुल को एक तरीके से क्या कर ले रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, इसलिए ये अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है। लेकिन ये अनचार्ज्ड बॉडी भाई, ये ध्यान रखना आपको। अब यही सेम चीज़ अगर हम लोग अपने एटम में देखें, तो एटम में यहाँ पे क्योंकि ये चार्ज बॉडी है, तो सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में भी क्या है, एक फोर्स इसको खींचेगा अपने तरफ। लेकिन ये फोर्स क्या कर रहा है, अभी जो रदरफोर्ड ने बोला है कि गोल गोल घूम रहा है, तो सीधी सी बात है, जो फोर्स लग रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक ना भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं, ये फोर्स अपने आप को अगर ये गोल गोल ऑर्बिट में घूमने के लिए यूज़ कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है अर्थ, लेकिन अभी मैक्सवेल ने क्या बोल दिया कि ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। तो चार्ज पार्टिकल जब भी ये मोशन में गोल गोल घूमेगा, तो ये क्या करता है, एनर्जी एक तरीके से रेडिएट करता है, ठीक है ना। एनर्जी एक तरीके से रेडिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये जो फोर्स है आपका, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ऐसा समय आएगा जब ये खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मतलब भाई ऑर्बिट श्रिंक करने का मतलब क्या है, देखिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अभी, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये आपका 10 न्यूटन का, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये गोल गोल जब घूम रहा है, तो इसी फोर्स में से, यानी इसी ताकत में से कुछ एनर्जी ये रेडिएट कर दे रहा है, मतलब निकाल दे रहा है। मान लेते हैं 2 न्यूटन वाला जो ताकत है ये निकाल दिया, रेडिएट कर दिया एक तरीके से। तो सीधी सी बात है, 2 न्यूटन फोर्स कम गया, इसका मतलब क्या, अब बचा कितना, मात्र 8 न्यूटन। 8 न्यूटन बचा, इसका मतलब क्या, अब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं रहेगा, ये नीचे उतर के इसका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा, क्योंकि भाई फोर्स कम गया ना, फोर्स कम गया तो इसको खींच लेगा अपने तरफ और खींच लेगा इसको,
ठीक है, ये इस ऑर्बिट में आ जाएगा। ओके, और क्योंकि अगेन अभी भी गोल गोल घूम रहा है तो अगेन और एनर्जी एक तरीके से रेडिएट करेगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, ये और करीब आ जाएगा, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, मतलब समझिए, ये फील करने वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे कमते कमते क्या होगा, इसमें आकर के कोलाइड कर जाएगा, तो ये आपका स्टेबिलिटी नहीं एक तरीके से डिफाइन हो पाया था यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये फेल हो चुका है। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं ये हैं आपके नील बोर। ओके, तो इनके बारे में आप समझेंगे। देखिए भाई, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे और हिंट दे देता हूँ। जैसे कभी भी आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा होता है। जैसे अभी आपने थॉमसन मॉडल देखा। ओके, तो अभी तो हम लोगों ने जो भी कवर किया बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन जो अभी मैंने आपको नॉलेज दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में, अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में, ठीक है, फिर कहिए एक्सरे के बारे में, तो ये सब आपको हिंट दिया जाता है यहाँ पे बगल में, ठीक है ना। देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century डिफरेंट काइंड ऑफ रेज वे डिस्कवर बिसाइड दोज मैंशन अर्लियर। ठीक है, मतलब हम लोग ने साथ साथ में, जैसे तो सब एटॉमिक पार्टिकल चल रहा है, ये अलग साइंस है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेज को डिस्कवर किया, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। जब हम लोग का डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट, जब ये वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा था भाई, तो मैंने आपको बताया था जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कर रहे थे तो हम लोगों ने बताया था जी, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो रे जा रहा था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, कैथोड रे। तो हम लोगों ने देखा था कि एक लाइन मैंने लिखवाया था लास्ट में कि इसी सिचुएशन में आपका एक्स रे भी एक तरीके से रिलीज होता है। एक्स रे कैसे बनता है, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। देखिए क्या बोलता है, विलियम रॉन्टजन। ठीक है, रॉन्टजन कौन है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्स रे का एक तरीके से डिस्कवरी किया था, ठीक ना भाई। 1845 से 1923 इनका कैरियर। तो बोल रहा है 1895 में, सो डैट व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ मटेरियल इन द कैथोड रे ट्यूब, बताया था मैंने आपको कि उस जनरेशन में कैथोड या फिर कहिए डिस्चार्ज ट्यूब क्या था, बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर एक तरीके से काम कर रहे थे। ओके, तो ये भी एक साइंटिस्ट है। ये पूछता है क्वेश्चन, एक्सरे किसने डिस्कवर किया है, तो रॉन्टजन, साइंस का क्वेश्चन है आपका। तो रॉन्टजन ने 1895 में देखा, इनके पास भी अपना एक डिस्चार्ज ट्यूब था। तो बोल रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ मटेरियल इन अ कैथोड रे ट्यूब प्रोड्यूस rays which can cause fluorescence in the fluorescent material placed outside the cathode ray tube। देखिए क्या बोला इन्होंने। अभी तक हम लोग को पता है कि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक तरीके से जा रहा है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, अपना ग्लोइंग एक तरीके से कोटिंग किया हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एनोड में होल किया हुआ था, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। लेकिन रॉन्टजन ने क्या किया, रॉन्टजन ने बाहर में भी एक अपना एक कोटिंग रखा भाई, ठीक है ना, मतलब वही है फ्लोरोसेंट कोटिंग रखा बाहर में, इस डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर में। तो इन्होंने देखा कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ इलेक्ट्रॉन इमिट करता है तो यहाँ पे तो ग्लो कर ही रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे वाला जो कोटिंग है उसको हटा दीजिए एक तरीके से, ठीक है ना भाई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ग्लास से तो कभी बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है ना भाई, क्योंकि अपने आप में क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल रख दूँ कोटिंग करके, तो ये भी एक तरीके से ग्लो हो रहा है। ग्लो होने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ रेडिएशन या फिर कहिए कुछ ना कुछ रेज इस ग्लास ट्यूब से भी क्या हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा और इसके ऊपर एक तरीके से बम्बार्डिंग कर रहा होगा, ठीक है, कहीं उसके ऊपर एक तरीके से पड़ रहा होगा। ओके, और वो कुछ नहीं, आपका एक्स रे था। तो ये प्रोड्यूस रे विच कैन काउज फ्लोरेसेंस, मतलब वहाँ पे एक तरीके से चमक रहा था इन द फ्लोरेसेंस मटेरियल प्लेस, यहाँ पे लिखा ना प्लेस्ड आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब, मतलब बाहर रखा हुआ था। ओके, यानी पॉजिटिव प्लेट के जस्ट पीछे। सिंस रॉन्टजन डिड नॉट नो द नेचर ऑफ रेडिएशन, अब वो कैसा, उस रेडिएशन का कैसा नेचर था, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल है, क्या है, ये नहीं पता था उनको। ही नेम्ड दैम एक्सरे, उन्होंने नाम रख दिया एक्सरे, एंड द नेम इज स्टिल कैरिड ऑन, अभी तक हम लोग एक्सरे के नाम से ही जानते हैं उस चीज़ को। आगे बोलते हैं इट वॉज नोटिस दैट एक्सरे आर प्रोड्यूस इफेक्टिवली, यानी एक्सरे हम लोग बहुत हैवी मात्रा में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द डेंस मेटल एनोड। डेंस मेटल एनोड लिखा हुआ है यहाँ पे, एनोड मतलब पॉजिटिव प्लेट, यानी यहाँ से जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे एनोड को क्या करेंगे हम लोग, डेंस रखेंगे, मतलब काफ़ी मोटा रखेंगे, थिक रखेंगे, ठीक ना भाई। जब इस पर पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, जब उसको हिट करेगा, ठीक है ना, डेंस मेटल एनोड जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली कॉल्ड टारगेट। टारगेट क्या है आपका, ये एनोड को बोला गया है, ठीक है ना, और ये काफ़ी डेंस है, ठीक है। दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर आपका रे निकल रहा है, जिसको हम लोग एक्स रे बोल रहे हैं,
इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा, मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक ना भाई, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल है एक तरीके से, ठीक ना। तो ये बोल रहा है दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर थ्रू मैटर। मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके, ठीक है ना। और इसका क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखना ये भाई, ये ग्लास अपने आप में क्या है, ये सॉलिड है ना, तो इस ग्लास को भी चीर कर, मतलब पूरा चीरते हुए बाहर निकल गया एक तरीके से। मतलब इसका पेनिट्रेट का मतलब किसी भी चीज़ के अंदर घुसना, कितना आसानी से एक तरीके से घुस जा रहा है वो, ओके। तो ये कि मैटर के अंदर क्या है, एक तरीके से ईजिली ये घुस सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न दैट दीज रेज आर यूज टू स्टडी इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अंदरूनी कोई भी चीज़ पता करना, जैसे हम लोग एक्सरे करवाते हैं ना अपना हड्डी का, हड्डी क्या है, आपके मसल्स के अंदर छुपा हुआ है, ओके। दीज रेज आर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 0.1 नैनोमीटर, इतना इसका वेवलेंथ है, एंड पोजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरे के बारे में बता दिया यहाँ पे हिंट में। उसके बाद हेनरी बैकुरल, क्या है ये आपका, पूरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में एक बहुत ही पॉपुलर ये साइंटिस्ट है आपके, ठीक है। तो इनका आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम लोगों ने रेडियो एक्टिव भी आगे में यूज़ किया ना। तो ये पूरा हेनरी बैकुरल, लाइफ स्पैन दे दिया, एनी वर्किंग फील्ड इनका बता दिया, इतने से इतना तक है। ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट है जैसे मैंने बताया एटम जो होते हैं स्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर में ही स्टेबल होते हैं ना भाई, ये एटम्स होते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट के अंदर में ही क्या है, एटम्स है, और एटम्स भी क्या है, दो तरीके के, स्टेबल और अनस्टेबल। उसी बेसिस पे आपका एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, स्टेबल एलिमेंट और अनस्टेबल एटम, अनस्टेबल एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये कुछ एलिमेंट है विच इमिट रेडिएशन ऑन देयर ऑन, अपने आप, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, बिना कुछ किए, बिना कुछ इलेक्ट्रिसिटी लगाए, ठीक है, अपने आप, ठीक है, क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। और अभी जस्ट हम लोगों ने समझा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो या फिर कहिए प्रोटॉन हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आ जाता है तो क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है, फिर कहिए रेडिएशन इमिट करता है, ओके। तो जब आपका न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हो रहा था, क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल एटम था, यानी उसका जो न्यूक्लियस है, बाहरी फोर्स जो है काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए वो अपने आप प्रोटॉन रिपल्सन फोर्स के कारण बाहर कूद जा रहा था, बाहर निकल जा रहा था, ठीक ना। तो रेडिएशन बाहर निकल रहा था अपने आप, एंड नेम दिस फेनोमेना एज रेडियो एक्टिव, इसको हम लोगों ने रेडियो एक्टिव बोला। एंड द एलिमेंट नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दिस फील्ड वॉज डेवलप बाय मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी साइंटिस्ट थे जो कि इन्होंने इस फील्ड पे काम किया, ठीक है। और भी साइंटिस्ट का नाम दिया है, रदरफर्ड ने भी काम किया, ठीक है। इट वॉज एब्जॉर्ब दैट 3 काइंड ऑफ रे, अब यहाँ से 3 तरीके का रेडिएशन निकलता है, ठीक है ना। कौन कौन सा, तो यहाँ पे लिखा गया है अल्फा जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, +2, बीटा नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इसके ऊपर, और गामा जो कि न्यूट्रल होता है। रदरफोर्ड फाउंड दैट अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल, मतलब अल्फा रे जब भी निकलेगा तो इसमें हाई एनर्जी होता है, ठीक ना भाई, कैरिंग 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अभी बताना मैंने, आप हीलियम को ऐसे लिखते हैं ना, +2, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा गया अल्फा पार्टिकल क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल, कंसिस्ट 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास कहने का मतलब इसमें 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया ना, यानी 4 AMU लिख सकते हैं, ठीक है। ही कंक्लूडेड दैट अल्फा पार्टिकल आर हीलियम, ठीक है, हीलियम आयोन्स, इसको आयोन्स बोलेंगे, हीलियम्स आयोन्स, या फिर कहीं हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रहेगा, एज वैन अल्फा पार्टिकल कंबाइन विद द 2 इलेक्ट्रॉन हेल्ड हीलियम गैस, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका बीटा रे, तो बीटा रे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और एक -1 चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा उतना ही इसके ऊपर चार्ज होता है। गामा रे क्या होता है, हाईली एनर्जी रेडिएशन, लाइक एक्सरे, एक्सरे की ही तरह होता है, मतलब उसमें पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना भाई, लेकिन ये न्यूट्रल होता है, ठीक ना, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये एक तरीके से, ओके। हाँ, आगे देखिए क्या बोलता है, आर न्यूट्रल इन नेचर एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स नहीं होता है। पार्टिकल कहने का मतलब क्या, एक सीधी सी बात है भाई, कोई भी रे जिसके पास पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, कहीं पे भी घुस सकता है, वो कभी भी पार्टिकल से मिल करके नहीं बना होता, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। कैसे हम लोगों ने प्रूव किया था, पैडल व्हील लगा करके, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन रे होता तो कभी भी पैडल व्हील को घुमा नहीं पाता, वो उस पैडल व्हील से ही पार कर जाता हो, ठीक है, कभी घूम ही नहीं पाता, लेकिन वो घुमा दे रहा था, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है ना। तो एक्स रे और गामा रे क्या है, ये रेज हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स से नहीं मिलके बने हैं। रेज क्या है, किसी भी चीज़ से पार कर सकता है। तो यही है एज रिगार्डिंग पेनिट्रेटिंग पावर। अब पेनिट्रेटिंग पावर से यहाँ पे अरेंज कर दिया है, पता होना चाहिए आपको, ये बेसिक चीज़ है। अल्फा का सबसे कम होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा ये भारी है, ठीक है, ये हैवी पार्टिकल है ना, ठीक है, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। बीटा का उससे कम होगा क्योंकि ये अगेन क्या है, -1 चार्ज है, मतलब अपने आप में ही चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक ना भाई। और ये सब क्या है, एक्सरे और गामा रे क्या है, रेडिएशन है, मतलब ये रेज है, ठीक ना। तो पेनिट्रेटिंग पावर बोलेगा ना सबसे ज़्यादा तो गामा का होता है, ठीक है ना, एक्सरे से भी ज़्यादा गामा रे का होता है, कितना, 10 1000 टाइम ज़्यादा होता है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। आई होप कि समझ में आया होगा भाई आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ये आपका बोर मॉडल के ऊपर।